दोस्तों, वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। आज जिस आर्टिकल को लेकर मैं आया हूँ वो आर्टिकल बहुत रेयरेस्ट ऑफ द रेयर कैटेगरी में आता है और यूँ कहें कि इंडियन रेलवे इंडिया के ट्रांसपोर्टेशन की लाइफलाइन है, तो इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। जी हाँ दोस्तों, आपने सही सुना। आज का जो आर्टिकल है हमारा वो इंडियन रेलवे से ही रिलेटेड है। इंडियन रेलवे में किस तरीके की अच्छी चीज़ें की गई हैं और क्या ज़्यादा इम्प्रूवमेंट करने की गुंजाइश है अभी तक, इसी के बारे में राइटर ने बड़ी दिलचस्पी से बताया है। राइटर इस आर्टिकल में इंडियन रेलवे को क्रिटिकली एनालाइज कर रहे हैं और क्रिटिकली एनालिसिस करने का सबसे वंडरफुल तरीका क्या होता है वो इस आर्टिकल को पूरा देखने के बाद, इस वीडियो को पूरा देखने के बाद आप समझ जाएंगे कि क्रिटिकली एनालिसिस यदि किसी क्वेश्चन को करना हो तो उसको किस तरीके से इनिशिएटिव आपको लेना चाहिए। आर्टिकल का शुरुआत वो बहुत दिलचस्प तरीके से करते हैं कि आज के डेट में इंडियन रेलवे के बारे में बहुत अच्छी खबरें सुनने को मिल रही हैं, बहुत अच्छी चीज़ें सुनने को मिल रही हैं, काफ़ी अच्छी बात है। और उन्होंने एग्ज़ाम्पल तक दे डाला है। एग्ज़ाम्पल में उन्होंने ये बताया है कि अभी एक वंदे भारत एक्सप्रेस लॉन्च की गई है, जो बहुत अच्छी बात है, इंडियन रेलवे के लिए काफ़ी फ़ायदे की बात है और आम पब्लिक के लिए भी जो सुविधाएं हैं, जो फैसिलिटीज़ हैं वो और अच्छी, मतलब वो और ज़्यादा मिलने वाली है वंदे भारत ट्रेन की वजह से। इसके साथ साथ इन्होंने विस्टाडोम कोचेस की बात की है। बहुत पहले, आज भी इनफैक्ट पहले से ही चला आ रहा है, यूरोपियन कंट्रीज़ में विस्टाडोम कोचेस को इंट्रोड्यूस किया गया था। काफ़ी कंफर्टेबल पोजीशन होती है, आप नेट पे चेक करिएगा, बहुत सोफ़े के जैसा सीट होता है विस्टाडोम कोचेज़ में। एक बहुत अच्छा फील गुड फैक्टर आता है आपको, और इसको बेसिकली टूरिज़्म के लिए यूज़ किया जाता है। टूरिस्ट जो आते हैं उनको इस कोचेज़ में ट्रैवल करने दिया जाता है और इंडिया में भी इसको इंट्रोड्यूस किया गया है, जो अच्छी खबर है। इसके साथ साथ रिकॉर्ड ब्रेकिंग कैपिटल इन्वेस्टमेंट भी किया जा रहा है रेलवे के इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करने के लिए, जो बड़ी बात है, और इससे बहुत हद तक हम रेलवे के इंफ्रास्ट्रक्चर को इम्प्रूव कर पाने में सक्षम होंगे। लेकिन इसके साथ साथ बहुत सारे ऐसे इश्यूज़ हैं जिससे हमारा इंडियन रेलवे काफ़ी ज़्यादा प्रभावित हो रहा है, काफ़ी ज़्यादा अफेक्टेड हो रहा है। मीन्स इंडियन रेलवे हैज़ बीन ग्रैपलिंग विद सो मेनी इश्यूज़ एंड वी नीड टू टेक केयर ऑफ दिस काइंड ऑफ एनोमलीज। जिसमें पहला पॉइंट है कि क्रूशियल पॉलिसीज़ इशू। बहुत ऐसी पॉलिसीज़ बनाई जा रही है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा जो इंडियन रेलवे के लिए एक बहुत अच्छा साबित नहीं हो सकता है, या साबित होगा भी तो बहुत लॉन्ग टर्म प्लान इन्होंने लेकर चले हैं, और शॉर्ट टर्म लॉस जो होगा उसके बारे में किसी ने किसी तरीके की कोई बात नहीं कही है। दूसरा जो इशूज़ है क्रूशियल पॉलिसीज़ इशू के बाद, कि हेल्थ ऑफ इंडियन रेलवेज़, मतलब फाइनेंशियल हेल्थ ऑफ इंडियन रेलवेज़, मतलब फाइनेंसेस को कहाँ से इन्फ्यूज़ किया जाएगा, फाइनेंसेस को कहाँ से ठीक ठाक रखा जाएगा। इसके बाद फ्यूचर मैनेजमेंट आर्किटेक्चर की बात कही गई है। मतलब क्रूशियल पॉलिसी इशूज़, फ्यूचर मैनेजमेंट आर्किटेक्चर एंड फाइनेंशियल हेल्थ ऑफ इंडियन रेलवेज़, ये तीन ऐसे अपहीवल चैलेंजेस हैं जिसके बारे में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को सोचना चाहिए, और तभी जाके हम एक अच्छा इंडियन रेलवे को इंफ्रास्ट्रक्चर सुनिश्चित कर पाएंगे और दे पाएंगे। अब एक और अच्छी बात है, अच्छी बात कहें या बुरी बात कहें, लेकिन सरप्राइजिंग ज़रूर कहेंगे हम, कि इंडियन रेलवे अभी भी डायलेमा में है कि हम इसको एकदम कमर्शियल एंटिटीज़ माने या एक गवर्नमेंट की बॉडी माने। अब ये दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। 9th क्लास के इकोनॉमिक्स में बहुत साफ लिखा हुआ है पब्लिक प्रॉपर्टीज़ और प्राइवेट प्रॉपर्टीज़। पब्लिक प्रॉपर्टीज़ का मतलब ये होता है जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया या स्टेट गवर्नमेंट या लोकल गवर्नमेंट आपके डेवलपमेंट के लिए स्टार्ट करती है, और उनका मेन फोकस सोसाइटल डेवलपमेंट होता है रेदर देन मेकिंग द मनी। जहाँ तक प्राइवेट वेंचर्स की बात है, उनका मेन सोलो प्रॉफिट यही होता है, मतलब सोलो मोटिव यही होता है, सोलो ऑब्जेक्टिव यही होता है, सिर्फ एकमात्र लक्ष्य उनका ये होता है कि अपने प्रॉफिट को हम मैक्सिमाइज करें। तो कहने का मतलब ये है कि इंडियन रेलवे इस डायलेमा में है कि हम जाएं किस रास्ते में। हम कमर्शियल एंटिटीज़ मान लें या गवर्नमेंट की एक बॉडी मान लें, दोनों का अलग अलग रास्ता है। कमर्शियल एंटिटीज़ मानेगी तो रेवेन्यू सबसे ज़्यादा जनरेट करने पे ध्यान देना पड़ेगा, और गवर्नमेंट की बॉडी मानेंगे तो रेवेन्यू पे कम ध्यान देना पड़ेगा। हालांकि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया
इंडियन रेलवेज़ को हमेशा सर पे चढ़ा के रखती हैं और हमेशा डेटा के साथ मैनिपुलेट किया जाता है कि इंडियन रेलवे एक सेल्फ वाइएबल आइडेंटिटी है। सेल्फ वाइएबल आइडेंटिटी का मतलब कि इंडियन रेलवे के पास इतना पैसा है कि वो अपने एम्प्लॉइज़ के पेंशन देने के लिए और सैलरी देने के लिए खुद ही रेवेन्यू जनरेट कर सकता है। हालांकि ऐसा नहीं है यदि अंदर से गहराई वाली बात को ध्यान में दें तो राइटर को इस बात से थोड़ी प्रॉब्लम है कि इतना ज़्यादा ग्लोरीफाई करने की, इतना ज़्यादा डेटा को मैनिपुलेट करने की ज़रूरत गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को नहीं है। नहीं तो इसका हश्र भी वही होगा जो इंडियन एयरलाइंस का हुआ था। इंडियन एयरलाइंस को कुछ दिन पहले किसी ने खरीद लिया है, आप लोगों को अच्छे से पता है। इंडियन एयरलाइंस के बारे में भी इसी तरीके के डेटा को मैनिपुलेट करके गवर्नमेंट ऑफ इंडिया दिखाते रही। इसके साथ साथ इन्होंने ये भी बोला है कि जो ऑब्जेक्टिव आपने लिया है, जैसे आपने जितना इन्वेस्टमेंट किया रेलवे लाइन को डबल करने के लिए, इलेक्ट्रिफिकेशन करने के लिए, नई लाइंस बिछाने के लिए, ये तो बहुत अच्छी बात है। इसमें मैसिव पैसे भी लगे हैं, लेकिन इसका रिटर्न इतनी आसानी से नहीं आएगा, इतनी जल्दी नहीं आएगा। तो आपने एक निश्चित समय के लिए आपने लोन लिया होगा, तो उसका इंटरेस्ट रेट आप कैसे देंगे, उसके लिए रेवेन्यू कहाँ से आ पाएगा? क्योंकि इसका रिटर्न जो है वो बहुत इमीडिएट रिटर्न नहीं आएगा, बहुत लॉन्ग टर्म प्लान है। इसके साथ साथ इन्होंने ये भी बोला है कि 8th पे कमीशन आने वाला है 2025 2026 में, तो उसमें 8th पे कमीशन बढ़ेगा तो आपको पेंशन भी बढ़ाना पड़ेगा, सैलरी भी बढ़ानी पड़ेगी, वो कहाँ से आएगा? रेवेन्यू तो बहुत रेवेन्यू डेफिसिट होने वाला है। इसके साथ साथ इन्होंने एक लास्ट में बोला है, IRMS की बात की है कि इस बार एक अच्छी खबर है जो यूपीएससी के एस्पायरेंट्स हैं कि इस बार 150 नई सीटें यूपीएससी में ऐड होंगी। मतलब 750 या 800 होता है तो 150 और ऐड कर लीजिए, जो IRMS के थ्रू फिल की जाएगी। IRMS मतलब इंडियन रेलवे मैनेजमेंट सर्विस। पहले रेलवे अलग अलग डिपार्टमेंट 8 डिपार्टमेंट को मर्ज कर दिया है और उसको यूपीएससी में इंटीग्रेट कर दिया है। मतलब इसके भी एग्ज़ाम को लोग यूपीएससी के थ्रू क्वालिफाई कर पाएंगे। राइटर को इस बात से प्रॉब्लम है क्योंकि इसमें जो टेक्निकलिटीज़, जो एक्सपर्टीज़ चाहिए होती है, वो शायद किसी नॉर्मल प्लेन ग्रेजुएट बंदा जो यूपीएससी क्वालिफाई किया है उसके पास नहीं रहेगा। तो जो प्लेन यूपीएससी क्वालिफाई कर लिया है, जो नॉर्मल ग्रेजुएट बंदा है और वो यूपीएससी क्वालिफाई कर लिया है, वो शायद IRMS में बहुत अच्छा नहीं कर पाएंगे क्योंकि उसमें इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की एक्सपर्टीज़ चाहिए, मैकेनिकल इंजीनियरिंग की एक्सपर्टीज़ चाहिए और अलग अलग डिपार्टमेंट, अलग अलग ब्रांचेस की एक्सपर्टीज़ चाहिए। लेकिन उसको आपने इसमें इंटीग्रेट कर दिया है और गवर्नमेंट की ये दलील कि जितने लोग यूपीएससी क्वालिफाई करते हैं उसमें 70% तो इंजीनियर होते हैं, ये कहीं से भी जस्टिफाइड नहीं है। 70% इंजीनियर नहीं होते हैं और भी कोर्सेज के बच्चे होते हैं, और यदि वो 70% इंजीनियर होते हैं तो यूपीएससी में क्या करने आ रहे हैं? मतलब वो रिलक्टेंट इंजीनियर साबित होंगे क्योंकि वो अपने एक्सपर्टीज़ से बाहर आना चाहते हैं। यूपीएससी में इसलिए जाना चाहते हैं कि वो किसी दूसरे फील्ड में, किसी दूसरे तरीके से देश की सर्विस कर सकें। यदि अपने टेक्निकल फील्ड में उनको जाना होता तो DRDO में जाते, वो रेलवे के अलग अलग डिपार्टमेंट में जाते, या कहीं दूसरी जगह जहाँ पे भी उनकी टेक्निकल एक्सपर्टीज़ की ज़रूरत होती है उस एग्ज़ाम की तैयारी करते। लेकिन चूँकि वो यूपीएससी में आ रहे हैं, मतलब कि वो दे आर नॉट इंटरेस्टेड एट ऑल, और उनसे आप ज़बरदस्ती काम तो करा नहीं सकते हैं। ज़बरदस्ती भी काम कराएंगे तो फुल एनर्जी, फुल डेडिकेशन, फुल कमिटमेंट के साथ, फुल जील के साथ नहीं कर पाएंगे। तो राइटर को इस बात से प्रॉब्लम है। इसके बाद उन्होंने ये भी बोला है कि IRMS में सबसे लास्ट रैंक के बच्चे ऑप्ट करेंगे और उसमें यदि कोई इंजीनियर नहीं हुआ तो हो सकता है कि हमारे सोसाइटी का बंटाधार हो जाएगा, क्योंकि हम एक्सपर्टीज़ लेंगे नहीं और वो उस तरीके से सर्व कर नहीं पाएंगे। तो लास्ट में यही राइटर बोलते हैं कि रेलवे डिपार्टमेंट को या यूपीएससी को या गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को, सबको एक साथ मिलके एक एमिकेबल स्ट्रैटेजी डिवाइस करने की ज़रूरत है, जिससे हम एक कोई प्रैक्टिकल सॉल्यूशन निकाल सकें इस सारे इश्यूज़ का, और इससे हमारी सोसाइटी का डेवलपमेंट हो सके। थैंक यू।